हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और मंडे के लिए मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ। किस तरीके से आप फाइनल मेरा क्या कंक्लूजन है या किस तरीके से मैं मंडे को वेट करूँगा मार्केट को रिएक्ट करने के लिए, या उसके पहले मेरा क्या गेम प्लान है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप यूएस मार्केट का यहाँ पे फ्यूचर्स देखेंगे, ऑलरेडी फ्यूचर्स नहीं क्लोज हो चुका है, तो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया, ऑलमोस्ट 0.5%। आई मीन डाउ जोन्स 0.5%, और नैस्डैक जो टेक सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 1% ऊपर बंद हुआ है। और अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूरोप में क्यों मार्केट ऊपर नहीं जा रहे हैं, दूसरी चीज़ है एशिया में क्यों मार्केट ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा सा डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है वर्ल्ड मार्केट्स में भी, जैसे टेक्निकल में डाइवर्जेंस है वैसे ही मार्केट में भी डाइवर्जेंस हो रहा है। तो यूरोप परफॉर्म नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि यूके के मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फुटसी परफॉर्म नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड वेव जो कह रहे हैं वहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे ऑलरेडी हाईएस्ट केसेस हैं ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं फरवरी के बाद, फरवरी के बाद हाईएस्ट केसेस चल रहे हैं। तो 3-4 महीने बाद ये जो आया है वेव, आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वहाँ पे इसकी थोड़ी सी चिंता है कि फिर से लॉकडाउन करना पड़ेगा। और आपको पता है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो इंडिया वर्जन वाला यूके में पाया गया है। तो इंडिया में क्या हालत है अभी किसी को चिंता है नहीं, अभी तो यहाँ पे लॉकडाउन खोलने की चल रही है बात। लेकिन ये जो अगली वेव है ये ऑलरेडी है, किस लेवल पे है ये किसी को नहीं पता, ना किसी को चिंता है मुझे लगता है, ना पूछने की किसी को फिक्र है कि भाई ये है नहीं है, इसके लिए क्या प्रिकॉशन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो आई नो, आई मीन लास्ट टाइम सेकेंड वेव के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं थी, सब कुछ बोल रहे थे गेम ओवर, एंड गेम एंड ऑल, एंड सडनली आ गया। और कितनी कैजुअलिटी हुई है हर मोहल्ले में, हर घर में, हर परिवार में, वो आपने देखा था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 10-15 दिन की बात है, इंडिया में भी इसकी जो इमरजेंसी है वो स्टार्ट हो जाएगी, आप अब सुनने लगेंगे, देखने लगेंगे। तो ये मुझे लगता है एक मेन मुद्दा अगले हफ्ते 2 हफ्ते होने वाला है यूरोप में, क्योंकि यूके में केसेस बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जर्मनी में आपका, और जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें आप देखेंगे, और इसीलिए यूरोप मार्केट जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यूरोप अभी भी देखिए, आप देखिए बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। इतनी बड़ी रैली आई यूएस में, कोई रिएक्शन नहीं था। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, डॉलर थोड़ा सा फिसला है नीचे की तरफ। और अगर आप कमोडिटीज़ में जाएंगे तो जो ब्रेंट है, जो क्रूड ऑयल है, वो 76 हाईएस्ट क्लोज दिया है उसने पिछले 2-3 साल का, 3 साल का हाईएस्ट क्लोज है। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि हम खुले हुए हैं, हमारे यहाँ ऑयल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ती है, पूरा इंपोर्ट करते हैं और उसका प्राइस हाई चल रहा है। दूसरी चीज़ है, अगर आप हमारी करेंसी देखेंगे तो वो भी हाई पे है, 74.5 चल रहा है $1 की कीमत, ये भी बहुत हाई है। तो हाई रुपी हमारा कमज़ोर है, साथ ही साथ आपका ऑयल भी महंगा है। तो ये हमारे लिए एक डबल प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है कि जो बैंक्स में रिसेंटली में आरबीआई ने कहा है कि जो ग्रॉस एनपीए हैं, तो आप देखेंगे जो एनपीए है वो देखिए, बैंक में प्रॉफिट, बहुत रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखाया गया। क्यों? क्योंकि प्रोविजंस नहीं किए गए। यहाँ पे आरबीआई खुद बोल रहा है कि 9.8 से 11.22 तक के एनपीएज हो सकते हैं। और एक और अभी यहाँ क्रिटिकल आर्टिकल आया है कि आरबीआई हैज़ ए वेरी पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फोरकास्टिंग बैड लोन। मतलब इनके हिसाब से आरबीआई जो फोरकास्ट कर रहा है वो भी बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, इनके हिसाब से इसको एटलीस्ट कम से कम 14 के आसपास पहुंचेगा ये। तो अगर 14 एनपीए पहुंचने वाला है तो बहुत खतरनाक स्थिति है। बैंक एम्प्लॉयज़ अगर आपके दोस्त यार हैं तो आप पूछिएगा, मेरे कुछ हैं, मैंने ऑलरेडी कंफर्म किया है कि हालत बहुत ख़राब है। टीमें रिकवरी पे लगी हुई हैं, रिकवरी बड़ी पुअर है, और एक युद्ध स्तर पे रिकवरी का काम चालू है, क्योंकि पता है रिकवरी ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होने वाला है अगले 1-1.5 साल। और आरबीआई ने यहाँ पे हाईलाइट किया, आरबीआई ने ऑलरेडी लोगों को बोल दिया है कि भाई बैंक में प्रॉब्लम होने वाला है, तुमको लगे रहना है। सरकारी बैंकों में हालत और ख़राब होने वाली है, लेकिन लोगों को लगे रहना है। अब डेफिनेटली आरबीआई ने वार्निंग दे दी है, बाकी आपको बैंक में लगे रहना है, तो एनपीए आपको बता दिया गया है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि किस तरीके से हम अपने मार्केट में ट्रेड करेंगे, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हाईलाइट में रह सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैं ऑलरेडी 20,000 में जो ऑप्शन सेलिंग वाला वीडियो है उस पर काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, आप विंडोज़ यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था, बेस्ट एंट्री एग्जिट इंडिकेटर, इसको ज़रूर देखिए। ये वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है, वॉल्यूम प्रोफाइल, जो बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस एक बहुत ही अलग है। अगर आप वॉल्यूम फॉलो करते हैं, पर कैंडल वॉल्यूम फॉलो करते हैं, तो पर प्राइस, किसी भी एक प्राइस पे जो वॉल्यूम है उसको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ काम आ सकती है, ट्रेडर के लिए ये चीज़ काम आ सकती है। तो इसको ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो मैंने कल पोस्ट किया है। और इंडेक्स के बारे में मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया था,
उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये लास्ट 2 वीडियो फ्रेश हैं एकदम, इसको देखिए, आपको काफ़ी आइडिया लगेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बात कर लूँ स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है कि आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा फॉल आया था फ्राइडे को, उसके बाद एक बाउंस आया। जो पूरा इंडेक्स है उसने एक तरह से आप देखेंगे हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया, मतलब किसी तरह टिका हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये जो वीकनेस है 1-2 दिन में आपको और दिखेगी, कंटिन्यूस दिखेगी, 1-2 अटेम्प्ट दिखेंगे। आईटी क्यों ऊपर आता है? क्योंकि आपकी करेंसी वीक है तो डेफिनेटली आईटी को फायदा होता है। तो ये रीज़न है कि आईटी बार बार ऊपर बाउंस होता है, बाउंस होता रहेगा। लेकिन आप कहें कि हाई पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए, निकलने की ही कोशिश करनी है। बैंक में प्रॉब्लम बढ़ने वाली है और बैंक में ही ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे फोकस करवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपका एक स्टॉक है लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड, अगर यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है। तो 1490 के आसपास सपोर्ट है, अगर इसको होल्ड करता है तो बाउंस आप देखेंगे 1540 तक का। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो आपको 30-40 रुपीज़ का एक डिप आ सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक के बारे में बात करना चाहूँगा। बैंक्स थोड़े ज़्यादा मैंने लिए हैं, तो इंडसइंड बैंक के बारे में मैं यही कहूँगा, पूरा जो मोमेंटम है वो फ्लैट है, स्ट्रेंथ फिलहाल के समय नहीं है। और आपका जो ये बहुत ही नैरो रेंज में काम कर रहा है, तो इसकी जो रेंज है 1040 से लेके 980 की है। इस रेंज में जब तक है तब तक आप कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो मेरे हिसाब से बैंकों में ये बहुत हाई रेटेड बैंक नहीं है। अगर आपको बैंक में जाना भी है तो HDFC बैंक है, आपका ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक भी मैं नहीं कहूँगा, HDFC बैंक, कोटक बैंक और ICICI बैंक, यही 3 मैं प्रेफर करूँगा। तो अगर आप इसमें हैं तो आप 975 एक नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये टूटता है तो यहाँ से एक बड़ा फॉल आ सकता है। अगर आपका अपसाइड ब्रेक होता है तो 1040 के ऊपर आपको एक अच्छा मूव अपसाइड का दिखेगा 50 to 80 रुपीज़ का। तो ये करंटली इंडसइंड बैंक का स्ट्रक्चर है। SBI की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो SBI करंटली आप देखेंगे पहले ये कि ये रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट बन गया है। तो जब तक इसके ऊपर है 414 के जब तक ऊपर है तब तक SBI में कोई चिंता की बात नहीं है। हर डिप पे आपको बाय करना है। ये लाइन आप खींच के रखिए, अगर इसके आसपास आए रुकता हुआ दिखे तो बाय करिए। और आपका हाई लेवल जहाँ पे ये सेलिंग आ रही है 430 का एरिया है, यहाँ पे सेलिंग आएगी क्योंकि यहाँ पे बायर्स नहीं है, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत 435 के आसपास आएगी। और बाइंग जो है आपकी अच्छी बाइंग 413 के आसपास आएगी। लेकिन एक ऐसा स्टॉप लॉस जो पूरे ट्रेंड को घुमा के रख सकता है वो 405 के आसपास है। जब ये लेवल टूटेगा तो उसके बाद आप 30 से 40 पॉइंट का नीचे की तरफ एक्सपेंशन देखेंगे, तो वो भी आपको नोट करके रखना है। अब इसके अलावा जो अगला स्टॉक है जिसकी बात मैं करूँगा वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक ऑलरेडी आपको पता है लीडर है, लेकिन हर बार 15-16 के आसपास इस एरिया में इसको सेलिंग मिल रही है। अभी करंटली अगर आप ट्रेंड की बात करें तो राइट नाउ मुझे इसमें कोई ऐसा क्लियर डायरेक्शनल ट्रेंड या डायरेक्शन नहीं दिख रही है। मेरा सिंपल रहेगा ये एरिया 1450 जब तक होल्ड करेगा तब तक ये कंसोलिडेट ही करते रहने वाला है। ये ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दिखाता है कि अगर HDFC ब्रेकआउट नहीं करेगा तो क्या बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा। तो जब तक HDFC परफॉर्म ना करे मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी में कुछ होने वाला है। तो अगर HDFC भी परफॉर्म करे, बैंक निफ्टी भी परफॉर्म करे, तभी आप इसमें लॉन्ग होइए। और राइट नाउ जिस तरीके की क्रूड ऑयल में जो इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है, RBI ऐसा चुपचाप नहीं बैठ सकता क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। और अगर इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ रही है तो रेट्स हाइक होना सूनर देन लेटर ज़रूरी हो जाएगा। और बैंक्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली इस समय पे ये बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं होगा क्योंकि इनका बिज़नेस ऑलरेडी कमज़ोर है और वो बिज़नेस को जो बूस्ट मिल रहा है वो रेट कट से ही मिल रहा है, और वो रेट कट से डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपल सा ये आपको एनालॉजी करंटली यूज़ करना है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो एक अच्छा 12,400 से एक अच्छा डिप दिया इसने। 11,600 हमने इसकी बात भी की थी, हमने बात की थी 11,800 के आसपास की, तो 11,600 तक आ चुका है। एक बार हम नीचे से जाके इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकते हैं 12,000 तक, लेकिन वो आपके लिए एग्जिटिंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ना कि दोबारा से आप पोजीशन लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा जो कैंडल इससे बनाया है ये पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ा है। अगर आप डेली में लगाएंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार ये कुल मिला के इस तरीके का बियरिश मूव हमने रिसेंटली में नहीं देखा है, कहीं भी यहाँ पे आप नहीं देखेंगे इस टाइप का। तो एक बार हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं 12,000 के आसपास, लेकिन वो एग्जिटिंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जो लोग फंस चुके हैं वो निकले वहाँ पे। मेरे हिसाब से काफ़ी प्रॉफिट दे चुका है ये स्टॉक, और अगर नहीं देंगे तो इसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो आपका 11,400 पे है, और फिर उसके बाद एक 10,900 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। अब इसके अलावा एक और अपना स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जो नॉर्मली बजाज फिनसर्व के डायरेक्शन में घूमता है, लेकिन अभी तक इसने कोई भी ऐसा फॉल नहीं दिया है। राइट नाउ ये टिका हुआ है 5940 के पास।
59.40 जब तक होल्ड करेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 59.40 के अगर नीचे आया तो ये लाइन जो मैंने बना रखी है 56.80 तक का फॉल आ सकता है। तो 59.40 आपका अपसाइड अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 59.40 या 35 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर इसको बड़े कैंडल के साथ ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी बड़ा कैंडल 59.40 के आसपास नहीं बनाया है इसने, तो अगर 59.40 के आसपास एक बड़ा कैंडल बना दे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ब्रेक डाउन करना चाहता है और फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट कर देना चाहिए, और या फिर कॉल सेल करके आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि दोबारा से जो बाउंस आया है, मोमेंटम कम है, आप RSI में देख सकते हैं यहाँ पे, और स्ट्रेंथ नहीं है इस पूरे, एक्चुअली बहुत सारे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन सिर्फ मेटल में मैं इसलिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बार बार कहीं झुंझुन वाला कुछ बोल देगा, मेटल यहाँ से 10 गुना जाएगा, 20 गुना जाएगा, जो मन में आया गुटखा खा के बोल दो, मतलब कोई सुनने वाला है नहीं। तो मेरा सिंपल कहना है कि इस तरीके से आप मत जाइए इसमें, प्राइसिंग देखिए, आप मोमेंटम देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए, और वो क्लियरली दिखा रही है कि यहाँ पे बहुत दिन सर्वाइव नहीं करेगा। और ये जो एरिया, मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, टाटा स्टील में जो बहुत सारे लोग 1500-1800 कर रहे हो, आपको 1500-1800 का सपना पूरा करने के लिए 1240 के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके नीचे जब तक है तब तक आप हमेशा खतरे में बने रहोगे। और किसी भी केस में 1080 का लेवल टूटा तो इसके बाद सपोर्ट इसको मिलेगा सीधे 900 के आसपास। अब 900 के लिए आप रेडी हो तो ठीक है, नहीं हो रेडी तो मार्केट तो आपको रेडी कर ही देगा वहाँ पहुँचा के, और यही इसका रिस्क है। हिंडाल्को में सेम चीज़ हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोशिश की थी इसने 422 की, अभी करंटली 376 के आसपास है, 422 के आसपास भी नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार ये लोअर हाइज बना रहा है, प्राइस एक्शन क्लियरली बोल रहा है कि भाई ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है। अगर इसको बुलिश होना है राइट नाउ तो कम से कम 400 के ऊपर तो जाना पड़ेगा, और 400 के ऊपर जब तक ये बड़े कैंडल के साथ नहीं जाता है, मुझे नहीं दिखता यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल जो दिखाए कॉन्फिडेंस की ये ब्रेकआउट करने वाला है। इसलिए थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। इसके एक बार 360 के नीचे गया तो यहाँ पे भी दिक्कत आने वाली है आपको। 300 बहुत नीचे तक इसके सपोर्ट है, वो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन इमीडिएटली आपका 340 तक के सपोर्ट में टेस्ट हो सकते हैं अगर ये 360 के एरिया को तोड़ता है। तो ये इमीडिएटली मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि राइट नाउ क्या स्ट्रक्चर है। HDFC का स्टॉक है, अभी इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं है। हमने ये एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा था, नीचे से हमने इसको टेस्ट करने के लिए बाउंस किया है। जब तक 2483 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसमें कोई बुलिश मूव नहीं है। फिलहाल के समय ये सिर्फ एक करेक्टिव बाउंस था, क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड में लोग नॉर्मली अपने शॉर्ट्स बुक करते हैं, तो हो सकता है वो रीज़न हो। लेकिन ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव मार्केट मोमेंटम में भी इसने बहुत अच्छा मोमेंट नहीं दिया है, तो ये दिखाता है कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और ये जो आपकी लाइन है करीब करीब 2480 की, जब तक ये ब्रीच 85 की, जब तक ये ब्रीच नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कोई अपमूव दिखेगा। ये हो गया आपका HDFC। अब रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में फ़िलहाल के समय यहाँ से बाउंस लेता हुआ दिख रहा है। अब ये बाउंस देखते हैं किस तरीके से फॉलो थ्रू मिलता है, इसको नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल बेस फॉर्मेशन जैसा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंगल्फ किया है, अच्छा कैंडल बनाया है, प्राइस एक्शन स्ट्रांग है, RSI भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक अपसाइड दे। अब आज के मार्केट में ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हमेशा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा स्टॉप लॉस के साथ, स्पेशली स्टॉक्स में। इंडेक्स में तो वैसे भी कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा है। तो मेरा सिंपल कहना है कि किसी भी केस में आपका 2085 आपका फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। किसी भी केस में ये टूटे तो ये पूरा का पूरा ब्लफ था, और अगर ये नहीं टूटता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आपको एक अपसाइड दिख सकता है। अपसाइड आपका पहला टारगेट 2160 है, 2160 से 2170 तक का। तो ये करंटली कुछ स्टॉक्स थे। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो में की थी वीकेंड में, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। करंटली ऑयल पे मेरी पूरी नज़र है, मार्केट क्या देखता है क्या करता है वो तो मार्केट ही जाने, लेकिन इतने कम वॉल्यूम है, ऑप्शन बाइंग में बहुत पेन है, लोगों को नहीं बन रहे हैं प्रॉफिट्स बिल्कुल। तो मेरा सिंपल आपको कहना है कि एक ही सलाह दूंगा कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो स्विंग में करिए, रिवर्सल पकड़िए। मतलब आप बोलते हो कि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, मान लो 50, 80, 100 पॉइंट, और लगता है कि यार 80 पॉइंट के बाद मार्केट बाउंस होता है, लग रहा है प्राइस एक्शन वहाँ पे, तो उस बाउंस के लिए प्ले करिए। फ्लैट मार्केट में किसी भी एक डायरेक्शन का कॉल या पुट लेना इतना रिवॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हाँ, रिस्क इसीलिए बोल रहा हूँ, रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि अगर हम देखें कि कोई गैप अप होता है और हमको लगता है यार ये गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, हम पुट खरीदते हैं, तो वो पुट भी हमको कम से कम 100 रुपीज़ का प्रीमियम होना चाहिए, एटलीस्ट इन द मनी होना चाहिए, और वो 100 रुपीज़ का प्रीमियम आपको 20-30 रुपये दे दे, बस बहुत है, उससे ज़्यादा उम्मीद मत करिए। ये मैं हमेशा लास्ट टाइम भी मैंने टेलीग्राम में बोला था कि 10% से ज़्यादा जो टारगेट रख रहा है वो परेशान हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ है, जो आदमी फ्लैट मार्केट में किसी भी तरफ की डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है या कोई भी कुछ भी ले लेता है, उसको भी पैसे नहीं बन रहे होंगे। तो थोड़ा सतर्क रहिए और ऑप्शन सेलिंग में फोकस करिए। मोस्ट प्रॉब्ली अगर इस वीडियो में अच्छे लाइक्स आएंगे और आप पुराने वीडियो को देखिए, उसको
उसको भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। कल मैं कोशिश करूँगा ऑप्शन सेलिंग वाला वीडियो पोस्ट करने के लिए, उसको थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। सो मिलते हैं कल फिर। और मार्केट में कल जो मैंने आपको कहा कि रिवर्सल प्ले करने की कोशिश करिए। अगर रिवर्सल नहीं मिलता है, सीधे आपको गैप डाउन मिलता है और फिर लगता है कि ऐसा कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है जिससे बाउंस होगा, तो कोशिश करिए कि यार छोड़ दो यार, कोई मतलब नहीं है। देखिए पैसे गंवाने के लिए ट्रेड मत करो। अगर लग रहा है यार यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है तो फिर क्यों ट्रेड करना है, बेटर है वेट करो अपने सेटअप के लिए। और यही चीज़ आपको करनी चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो। बाकी ऑप्शन सेलर तो अच्छे स्ट्रैंगल क्रिएट कर सकते हैं और स्प्रेड क्रिएट करके डायरेक्शनल ट्रेड भी ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। कम पैसे बन रहे हैं लेकिन बन रहे हैं, लॉस नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 20,000 में 500 रुपये बन रहा है, एटलीस्ट प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ऑप्शन बायर को 20,000 में हर दिन 2,000 रुपये का डिके में ही चला जा रहा है, और वो 2,000 रुपये आप उधर दूसरे साइड जाके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये करिए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।